नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सिवान से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा है। बहादुरपुर गांव के पास गाड़ी ने रौंद दिया है। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई है। शादी का सामान लेकर के घर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। बड़हरिया थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। मृतक की पहचान बड़हरिया के शेखपुरा गांव निवासी अलाउद्दीन और गोपालगंज के रहने वाले इमामुल हक के रूप में की गई है। ये दोनों शादी समारोह का सामान लेकर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने दोनों को रौंद दिया और मौके से ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। रोड एक्सीडेंट रात में हुआ के पास और बहुत ही दर्दनाक घटना घटा। हम सरकार से मांग करते हैं सरकारी मापदंड उस हिसाब से इनका मुआवजा देने का मांग करते हैं। खबर सासाराम से है, जहां करगहर थाना क्षेत्र के सेमरी में तेज आंधी तूफान में एक मकान का छज्जा गिर गया, जिसके मलबे में दबकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज आंधी के साथ बारिश हो रही थी, तभी अचानक मकान का छज्जा गिर गया, जिसके नीचे दबने से सेमरी गांव के 5 वर्षीय पुत्र मोहम्मद बिलाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खबर राजधानी पटना से, जहां देर शाम आई अचानक आंधी और पानी से कदमकुआं थाने में बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान अचानक टीन का शेड भी उड़ गया। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि मोइनुल हक स्टेडियम परिसर में कदमकुआं थाना किराए की बिल्डिंग में चलता है। आंधी और पानी में थाने के कई अहम दस्तावेज भी बर्बाद हो गए हैं। थाने के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे और पुलिस निरीक्षक कार्यालय चलता था, उसमें उसकी छत टूट गई है, कुछ रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और कंप्यूटर टूट गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने बाइक लूटने के दौरान एक फाइनेंस कर्मी को गोली मार दी। वारदात अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है। जख्मी फाइनेंस कर्मी शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार फाइनेंस कर्मी रोहित कुमार चकिया मोतिहारी से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने बाइक लूटने के दौरान रोहित को गोली मार दी। फिलहाल इस घटना के बाद से लोगों में काफी दहशत का माहौल है। पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। तो बदमाशों ने फाइनेंस गोली लग गया। हम दौड़ गए, सबको बुलाने लगे ना मम्मी ना जो वर्षा हो रहा है, हम ठीक होती गोली जोहर हो, हम सबको बुला के गाड़ी लेके भाग गई। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके पहले कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है, जिस पर सियासत तेज है। रिपोर्ट देखिए। ये चमचमाती बिल्डिंग और बिल्डिंग के अंदर का ये भव्य नजारा उस नए संसद भवन का है, जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाले नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसके पहले देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत 21 दलों ने राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सवाल उठाए हुए हैं। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है, बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील की कि वो एक बार फिर से अपने इस ऐलान पर विचार करें। मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के बहिष्कार को ओछी राजनीति बताया। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार।
नई संसद के उद्घाटन पर रोक लगाने और राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सवाल ये उठता है कि मोदी से विरोध तक तो ठीक है, लेकिन क्या मोदी विरोध के नाम पर नई संसद का बहिष्कार ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वालों से बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि नीतीश कुमार ने नए विधानमंडल भवन का उद्घाटन राज्यपाल से क्यों नहीं कराया। जब सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ और मणिपुर विधानसभा के भवनों का उद्घाटन किया तब राज्यपालों की उपेक्षा क्यों की गई। आगे उन्होंने पूछा कि कांग्रेस शासित आधा दर्जन राज्यों में सरकारी भवनों के शिलान्यास उद्घाटन में राज्यपाल बुलाए तक नहीं चाहते क्यों। कांग्रेस ने 1975 में संसद के नेक्सी का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से क्यों कराया था। 1987 में संसद के पुस्तकालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से क्यों कराया गया। आगे पूछा है कि जब तक कांग्रेस और उसके समर्थन से बनी सरकारें केंद्र में रही तभी कभी राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने का विचार क्यों नहीं आया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। 10 लाख नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मूर्खों को जब मंत्री बना दिया जाता है तो उनको लगेगा ही कि एक साइन पर 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, लेकिन आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा लोगों को नौकरी मिल जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। शिक्षक भर्ती के बहाने प्रशांत किशोर ने चुनाव के समय तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के वादे पर कटाक्ष किया। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि चुनाव के समय घूम घूम कर लोगों से वादा किया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे, जबकि ये किसी भी हाल में संभव नहीं। यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। तेजस्वी पर किए गए प्रशांत किशोर के वार पर आरजेडी की ओर से जबरदस्त पलटवार हुआ। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, प्रशांत किशोर की भाषा उनकी कुंठा को जाहिर कर रही है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप कुंठा में हैं, आप कहीं न कहीं बेचैनी में हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रशांत किशोर अब तक सिर्फ पैसे लेकर राजनीतिक दलों के लिए कार्य करते रहे हैं, उनको लोकतंत्र की ताकत का क्या पता है। आज तक प्रशांत किशोर ने ए पार्टी या बी पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सशुल्क सेवाएं दी हैं। इसीलिए उन्हें पता ही नहीं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति से जीते हुए एक व्यक्ति के हस्ताक्षर के क्या मायने होते हैं। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर की बात का समर्थन किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है नौकरी देने की। ठीक है, तेजस्वी जी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी है वो तो आईएएस है ना, वो तो पढ़े लिखे हैं। सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षकों को नियुक्ति हो। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर आजकल महागठबंधन सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव पर उनका ताजा हमला जितना तीखा है, उससे बिहार का राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में नशे की हालत में जेडीयू का प्रदेश महासचिव और पूर्व जिलाध्यक्ष संजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल है कि जब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ही शराब पिएंगे तो शराबबंदी कैसे सफल होगी। चेहरा छुपाते इस चेहरे को देखिए, इनका नाम है संजय चौहान। संजय चौहान वर्तमान में जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं और गोपालगंज जेडीयू के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेहरा छुपा क्यों रहे हैं, तो चेहरा छुपाने की वजह जान लीजिए।
संजय चौहान शराब के नशे में पकड़े गए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता शराबबंदी का मखौल उड़ाने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि संजय चौहान यूपी से शराब पीकर गोपालगंज आ रहे थे, जहां बॉर्डर पर LTF यानी लिक्विड टास्क फोर्स ब्रेथ एनालाइजर मशीन से यूपी से आने वाले लोगों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान ही जेडीयू के महासचिव शराब के नशे में पाए गए। इसके बाद LTF ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इस बार जो नोडल रेड हुआ है उसमें जो है 48 पीने वाले और 14 जो है वो शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 62 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और सबके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उत्पाद स्पेशल कोर्ट में जुर्माना भरने के बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान संजय चौहान ने पुलिसकर्मियों से नोकझोंक की। सवाल है कि क्या यही है शराबबंदी का सच? नीतीश के नेता भी शराबबंदी को नहीं मानते। क्या ऐसे नेता पूरा करेंगे नीतीश का सपना? क्या शराब पीने से सफल होगी शराबबंदी? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। इधर जेडीयू के प्रदेश महासचिव के शराब पीने का मामला सामने आने के बाद जेडीयू ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्हें 6 दिन पहले ही 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने का दावा किया गया है। जेडीयू ने पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त रहने की वजह से उन्हें निष्कासित किया है। साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त करने का दावा किया है। सुपौल से बड़ी खबर है, जहां नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। तीनों स्कूल में छुट्टी के बाद नहाने गए थे। रेलवे पुल के नीचे तिलुगा नदी में डूब गए। गहरे पानी में जाने से तीनों बच्चे डूब गए। मृतकों के घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान हर्षार्यन, सेतु कुमार और अमन कुमार के रूप में की गई है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों की लाश नदी से निकाल ली गई है। ट्यूशन से पढ़ के आ रहा था और पता नहीं बिना गार्जियन को बताए हुए नदी किनारे जो निर्मली के जस्ट लपटोली की तरफ पुला पे नजदीक आ करके वहाँ से नहा करके गया था नहाने के लिए। उसके बाद कोई हल्ला किया कि कोई बच्चा सब डूब गया। तब उसके बाद दौड़े हम तुरंत। कितने बच्चे डूबे हैं? तीन बच्चा था, 4 बच्चे टोटल थे। एक बच्चा कहीं बगल में था, डर गया हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। 3 बच्चा डूब गया, जिसमें से एक निकाला गया, 2 अभी बाकी है। तो पता चला है कि स्कूल से आते समय नदी में नहा रहा था बच्चा, सब नहाने के क्रम में डूब गया। कितने बच्चे की मौत हुई है? 3 बच्चे, तीनों डेड हो गए। फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करने का नेटवर्क पाकिस्तान से चल रहा था। इसका खुलासा पुलिस की जांच में सामने आया है। दरअसल फोटो एडिट कर ब्लैकमेल किए जाने से सूरत की एक महिला प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया था। बिहार और सूरत पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार का कहना है कि सूरत पुलिस को जो भी सहायता चाहिए वो बिहार पुलिस करेगी। हर राज्य पुलिस को बराबर सहयोग करती है। कोई भी पुलिस यहाँ पर आकर अपना अनुसंधान करती है, अपनी जांच करती है। कहीं पर भी अरेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, हम लोग लगातार मदद करते हैं। आपने जिस मामले के बारे में मुझे बताया है, डिटेल में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है कि क्या बिहार पुलिस पूछताछ करेगी या मदद करेगी। निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे। खबर कैमूर से, जहां यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 44वें रैंक के लिए बिहार और हरियाणा के तुषार में विवाद छिड़ गया है। बिहार के तुषार ने यूपीएससी परीक्षा में 44वां रैंक लाया है। फिलहाल तुषार कुमार कैमूर जिले में बतौर अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी मोहल्ला के रहने वाले तुषार कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 44वां रैंक लाया है। उन्होंने यह दावा करते हुए अपना प्रवेश पत्र भी दिखाया। वहीं बिहार के तुषार कुमार ने दावा किया है कि हरियाणा के तुषार कुमार जो प्रवेश पत्र दिखा रहा है वो फर्जी तरीके से बनाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव सिंह। तुषार और हरियाणा के तुषार में विवाद छिड़ गया है, क्योंकि रेवाड़ी जिले के सती कॉलोनी के रहने वाले हरियाणा के तुषार ने दावा किया है कि जिस रिजल्ट को दिखाकर बिहार के तुषार ने यूपीएससी में नौकरी हासिल की है वो रिजल्ट मेरा है। जबकि इस मामले पे बिहार के तुषार से पूछा गया तो उन्होंने सरासर आरोपों को खारिज करते हुए बोला है कि ये मुझे सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। हालांकि बिहार के तुषार अभी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान
टेलीफोन के माध्यम से दिया है। वहीं तुषार का कहना है कि यह मामला अब यूपीएससी देखेगा कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे विवादों को यूपीएससी निपटारा कर चुका है। कैमूर, न्यूज 18, अभिनव सिंह। मिशन परिवर्तन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना सिटी का दौरा कर अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर मुख्य सचिव ने इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने का निर्देश जारी करते हुए अस्पताल में दवाओं के भंडारण को और बेहतर बनाए जाने का भी निर्देश जारी किया। ये जो मिशन परिवर्तन जिसकी हम लोगों ने शुरुआत की है, उस क्रम में आज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो हालत देख रहे हैं, तो अभी अगले 7-10 दिन में क्या क्या काम करना है, किस किस जगह पर फोकस होना है, तो अधीक्षक, उनकी पूरी टीम, सफाई एजेंसी, सुरक्षा वाले, तमाम लोगों के साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण का मामला रुका हुआ है। शेखपुरा जिले के बरबीघा अंचल अंतर्गत नारायणपुर मौजा के 300 किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। किसान और जिला प्रशासन के बीच कई बार बैठक हुई, लेकिन मुआवजा राशि का वाजिब मूल्य किसान लेना चाह रहे हैं, जबकि भू अर्जन विभाग साल 2011 के मूल्य के आधार पर कृषि योग्य जमीन की कीमत देना चाह रहा है। रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। दनियामा रेल नई परियोजना का कार्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। लगभग 20 वर्ष हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। मामला किसानों का कहना है कि जो 2014 में उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है बाजार मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारण करने का, उसके डिमांड पर अड़े हुए हैं और जिसके कारण जो है रेल परियोजना कार्य अधर में लटका हुआ है। जिला प्रशासन क्या कहना है और आपका क्या दावा है? आवासीय का दिया गया था, कोर्ट का आदेश था, और उसके बाद 2011 का मन ने इन लोग ने रेट बनाया है। इसलिए जब तक हमको 2014 का नहीं रेट, उच्चतम रेट नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। सर वही बात है जो कि सरकार का कोर्ट का आदेश आया है 2014 का, आवासीय जो मूल्य है वो लोग को हम लोग को मिल जाए, हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। ये जो कंट्राडिक्शन इसके कारण इन जो है किसान, जो गरीबों किसान, इसका यही एक जीविका है जमीन का, इस जमीन को विधिकरण जबरन करना चाहती है। जरूरत है सरकार को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए था, रेल मंत्रालय को भी हस्तक्षेप करना चाहिए था और जो वाजिब मूल्य है वो किसानों को मिल जाए, ताकि जो 20 वर्षों से अधर में लटका हुआ रेल परियोजना वो चालू हो सके और लोगों को राहत मिल सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। जहानाबाद में होमगार्ड बहाली के अभ्यर्थियों ने कमांडेंट से जल्दी बहाली कराने की अपील की है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि 12 साल पहले होमगार्ड के लिए जिले में फॉर्म भरवाया गया था। 1 साल पहले फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की गई और मार्च 2023 में सफल अभ्यर्थियों का बॉन्ड भरवाया गया, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं बनी, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। इसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो होमगार्ड बहाली के लिए प्राइवेट कंपनी की नौकरी छोड़कर जहानाबाद लौटे हैं। मिल रहा है, हम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बॉन्ड का भी भरा गया है, ऐसे लगता है 2-3 महीना भी हो गया, और जब आते हैं टहला दे रहे हैं कि हाँ आपका काम चल रहा है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता है। कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग? हम लोग तो 200 कुछ लमसम में है। बिहार पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए बिहार पुलिस जल्द ही 3082 वाहनों की खरीदारी करने जा रही है, जिसमें 1282 वैसे वाहनों की जगह पर खरीदे जाएंगे जो 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन्हें बदलना जरूरी है। वहीं अन्य वाहन जिसमें बुलेट प्रूफ वाहन, एलटीएफ और यातायात को सुगम बनाने के लिए इंटरसेप्ट वाहन के साथ नए कैदी वाहन, हॉर्स करियर वाहन के अलावा स्वानदस्ता को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले अत्याधुनिक वाहन शामिल हैं। एलटीएफ के लिए हमारी जो एंटी लिकर टास्क फोर्स है, उसके लिए जो वाहनों की जरूरत है, उसके परचेज के लिए किस तरह के वाहन है वो भी कार्रवाई करेंगे। यातायात को सुगम बनाने के लिए इंटरसेप्टर वाहन, जो कि तीव्र गति से जो वाहन चलते हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर वाहन होते हैं पुलिस के पास में, हमारे पास में कुछ उपलब्ध हैं। अतिरिक्त इंटरसेप्टर वाहन भी हम खरीदेंगे जिससे कि ट्रैफिक हमारा सुगम हो सके।
पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जेल एनएमसीएच का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। थोड़ी देर की बारिश में ही छत से पानी टपकने लगता है। कई विभाग के छत का प्लास्टर टूटकर बेड पर गिरता रहता है। लोग डर के साए में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इसे लेकर कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा अस्पताल जेएलएमसीएच का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। थोड़ी देर के बारिश में ही भवन के छत से पानी चूने लगता है और लिहाजा यहाँ पर जो मरीज हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मेडिसिन वार्ड है और मेडिसिन वार्ड में छत से पानी चूने के बाद से यहाँ के जो मरीज हैं इस बेड पर से मरीज को हटा दिया गया है। हालांकि छत का भवन जो है वो छत का प्लास्टर वो भी टूटकर नीचे गिरता है, लिहाजा मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहाँ से आप आई हुई हैं? बसबिट्टा से। क्या नाम हुआ? दीपिका कुमारी। क्या दिक्कत क्या हो रही है इलाज कराने में? क्या कहता है, मेरे पेशेंट को शुगर की नहीं है ना, तो ये क्या परेशानी हो रही है? ये परेशानी है कि बारिश नहीं भी पड़ती है तब फिर भी पानी टपकते रहता है। और क्या कहता है, यहाँ टूटा पड़ा हुआ है, नहीं थोड़ा थोड़ा प्लास्टर टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है मरीज पे। यहाँ हम लोग डर लगता है हम लोग को, यहाँ पे भय बना हुआ रहता है। क्या कहते हैं, कभी भी गिर सकता है। देखिए कितना दयनीय है यहाँ स्थिति। छत का जो है प्लास्टर वो टूटकर नीचे जो है गिरता है। मरीज के परिजन और मरीज भय के साए में यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।